एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम खुशहालपुर था। ये गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कुछ अमीर लोग गरीबों का शोषण भी करते थे। गांव में एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम सेठ श्यामलाल था। वह बहुत ही लालची और चालाक था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन उसे हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने की लालसा रहती थी। गांव खुशहालपुर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसमें गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ श्यामलाल रहता था। यह हवेली दूर से ही अपनी शान और शौकत का परिचय देती थी। हवेली के आंगन में एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर सेठ श्यामलाल बैठा था और उसके पास ही उसका वफादार लेकिन डरपोक नौकर कल्लू खड़ा था, जो हमेशा सेठ के इशारों पर नाचता था। हवेली के चारों ओर खेतों का विस्तार था, जहां किसान दिन रात मेहनत कर रहे थे। दोपहर में सूरज की तपिश से पसीने से तरबतर उनके चेहरे थकान से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। किसान खेत जोत रहे थे और महिलाएं फसल काटने में व्यस्त थीं। उनकी आंखों में सपने थे, सपने एक अच्छी फसल के, सपने एक अच्छे भविष्य के। मगर सेठ श्यामलाल के लालच की परछाई उन सपनों पर मंडरा रही थीं। एक दिन की बात है, सेठ श्यामलाल ने कल्लू से कहा, अरे कल्लू, इन गरीब किसानों को देखो। दिन रात मिट्टी में लथपथ रहते हैं, सूरज की तपिश में झुलसते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। बेचारे मेहनत तो जानवरों की तरह करते हैं, मगर हाथ में आता क्या है? बस थोड़ा सा अनाज। और मुझे देखो, ना खेत जोतना, ना पसीना बहाना। बस बैठे बैठे हुक्म चलाता हूं और सारा अनाज मेरे गोदामों में आकर भर जाता है। यही होता है असली ताकत और असली दौलत। सेठ की आंखों में लालच दिख रहा था, जबकि कल्लू सिर हिलाकर उसकी हर बात पर हामी भर रहा था। कल्लू चापलूसी भरे स्वर में बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी। इस पूरे गांव पर आपका ही राज चलता है। ये गरीब किसान तो बस कठपुतलियां हैं और उनकी डोर आपके हाथ में है। उनकी मेहनत का असली फायदा उठाने की कला आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी मर्जी के बिना यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। कल्लू की बात सुनकर सेठ श्यामलाल गर्व से मुस्कुराया और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आसमान की ओर देखा, जैसे खुद को गांव का सम्राट समझ रहा हो। सेठ श्यामलाल अहंकार में बोला, राजा तो मैं हूं ही कल्लू। ये भोले भाले किसान क्या समझेंगे मेरे खेल को? मैं अपनी ही शर्तों पर इनको जमीन उधार देता हूं, और जब फसल पककर तैयार होती है तो सारा अनाज मेरे गोदाम में चला आता है। मेहनत ये करते हैं, पसीना ये बहाते हैं, और मजा मैं लूटता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? ये तो बस मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। सेठ की बात सुनकर कल्लू जोर जोर से सिर हिलाने लगा, मानो सेठ की चालाकी पर मुहर लगा रहा हो। तभी वहां मोहन नाम का एक गरीब किसान आता है। उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है। बोलो, तुम्हें भी चाहिए जमीन? हाँ सेठ जी, मैं आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। 1 साल के लिए मुझे भी जमीन दे दीजिए। ठीक है मोहन, लेकिन मेरी शर्तें सुन लो। 1 साल की मेहनत के बाद जो भी फसल होगी, उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सुबह की हल्की ठंडी हवा में मोहन अपने खेत में पहुंचा। सूरज की पहली किरणों के साथ ही उसने हल उठाया और मिट्टी में जोताई शुरू कर दी। खेत में जोताई करते करते उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत का सुकून झलक रहा था। कुछ महीनों बाद, दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद, वह घड़ी आई जब फसल पककर तैयार हो गई। खेतों में दूर दूर तक सुनहरी धान की बालियां हवा में लहराते हुए झूम रही थीं। यह दृश्य देखकर मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा,
इस बार अच्छी फसल हुई है, अब घर में खुशहाली आएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस सपने पर किसी की लालची नजर टिकी हुई थी। इस बार तो फसल लाजवाब हुई है। आधी तो सेठ ले जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे हिस्से में कुछ तो आएगा। अब घर में अच्छे दिन लौटेंगे। मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन तभी दूर से सेठ श्यामलाल वहां पहुंचा। उसके आते ही मोहन ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया, मगर सेठ की नजर सिर्फ खेतों में झूमती सुनहरी फसल पर थी। अरे मोहन, यह तेरी मेहनत नहीं, मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। वरना तुझ जैसा मामूली किसान क्या इतनी अच्छी फसल उगा सकता है? सेठ बिना कोई और बात किए अपने नौकरों को इशारा और वे खेत से सबसे अच्छी फसल अपने बोरों में भरने लगते हैं। मोहन बेबस खड़ा देखता रहता है। उसके हिस्से में बस सूखा खराब अनाज बचा था। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। आखिर कब तक मैं दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? क्या मेरी किस्मत में हमेशा यही अन्याय लिखा है? उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन कहीं न कहीं भीतर एक चिंगारी भी जल रही थी कि अब और नहीं। कुछ दिनों बाद मोहन के घर में एक नई हलचल थी। उसका बेटा माधव शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि उसके पिता उदास बैठे हैं और आसपास के किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं। पिताजी, गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मोहन ने गहरी सांस ली। आंखों में पीड़ा थी। उसने अपने बेटे को प्यार से देखा और भारी मन से कहा, बेटा, यह गांव किसानों के लिए कभी नहीं बदलेगा। यहाँ मेहनत हमारी होती है, मगर फल सेठ श्यामलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हम सुबह से शाम तक खेतों में खून पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में हमारे हाथ में बस भूसा ही बचता है। माधव अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नए संकल्प की झलक। नहीं पिताजी, अब और नहीं। मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगा। इस बार खेत की देखभाल मैं करूंगा और उस लालची सेठ को उसी की चालाकी में फंसाऊंगा। अब वक्त बदलने वाला है। मोहन ने बेटे की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसे लगा कि शायद अब इस गांव में कुछ बदलने वाला है। अगले दिन माधव आत्मविश्वास से भरा हुआ सेठ श्यामलाल की हवेली पहुंचा। हवेली के आंगन में सेठ अपनी बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और उसके पास हमेशा की तरह कल्लू खड़ा उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सेठ जी, इस बार मैं खुद खेती करना चाहता हूँ। मुझे आपकी जमीन चाहिए। अरे वाह, अब तुम खेती करोगे? शहर में पढ़ाई कर ली और अब हल चलाओगे? जाओ बच्चे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। खेती मजाक नहीं, मेहनत का काम है। माधव ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसान का बेटा भी हूँ। खेती किसानी मेरे खून में है। सेठ ने आंखें सिकोड़कर माधव को घूरा। उसे लगा कि माधव को मूर्ख बनाकर फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें खेती करनी ही है तो मेरी शर्त सुन लो। इस बार जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ ने भीतर ही भीतर अपनी चालाकी पर गर्व किया। अब यह नासमझ लड़का खुद अपनी मेहनत से मेरी तिजोरी भर देगा, उसने सोचा और खुशी खुशी सौदा पक्का कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार वह खुद अपनी ही चाल में फंसने वाला था। इस बार माधव ने बहुत सोच समझकर फसल लगाई थी। उसने गेहूं, धान या मक्का नहीं, बल्कि आलू उगाए थे। महीनों की मेहनत के बाद खेत आलू से भर गए। जमीन के अंदर हजारों आलू तैयार थे और ऊपर सिर्फ हरी पत्तियां नजर आ रही थीं। ठीक उसी समय सेठ श्यामलाल अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, याद है ना, ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा।
चलो जल्दी से फसल बांटो। माधव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सेठ जी, जैसा आपने कहा था, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। लीजिए, ऊपर का हरा भरा हिस्सा आप ले जाइए। सेठ श्यामलाल ने जब देखा कि ऊपर सिर्फ पत्तियां हैं और असली फसल जमीन के नीचे है, तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से से बोला, अरे तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये क्या आलू की फसल लगा दी? माधव ने जवाब दिया, सेठ जी, ये आपकी ही शर्त थी। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का मेरा। अब इसमें मेरी क्या गलती? सेठ का चेहरा देखने लायक था। पहली बार उसकी चालाकी उसके ही खिलाफ हो गई थी। आसपास खड़े किसान भी मुस्कुराने लगे। पहली बार किसी ने सेठ को उसकी ही चाल में फंसते देखा था। सेठ श्यामलाल अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। उसे माधव से हारने की आदत नहीं थी और इस बार वह कोई चूक नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों बाद माधव फिर से सेठ के पास पहुंचा। सेठ श्यामलाल, जो पहले ही चालाकी की नई योजना बना चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इस बार खेत की फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा रहेगा। बोल, मंजूर है? माधव बिना किसी झिझक के मुस्कुराया और सिर हिलाया। मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ ने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं ये मुझे कैसे बेवकूफ बनाता है। अब तो इसका हिस्सा ही नहीं बचेगा। महीनों की मेहनत के बाद जब माधव खेत पहुंचा, तो इस बार माधव ने बहुत सोच समझकर गन्ने की फसल लगाई। खेतों में लहराते ऊंचे ऊंचे गन्ने तैयार हो गए। सेठ श्यामलाल बड़ी उम्मीद के साथ खेत में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में कहा, अरे ये क्या, तूने गन्ने की फसल लगा दी? माधव ने हंसते हुए एक गन्ना तोड़ा और उसमें से मीठा रस निकालते हुए बोला, हाँ सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का मेरा। तो लीजिए, ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें आपकी हुई और बीच का मीठा हिस्सा मेरा। सेठ ने गन्ने के लहराते खेतों को देखा और समझ गया कि फिर से उसकी ही चाल उसी पर भारी पड़ गई। वह गुस्से में तमतमाता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आसपास के किसान जो यह सब देख रहे थे, हंस पड़े। इस बार गांव में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। अब सेठ का लालच और अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। सेठ श्यामलाल माधव की चालाकी और समझदारी देखकर स्तब्ध रह गया। उसने 2 बार माधव को मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद ही उसकी चाल में फंस गया। इस हार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक वह खेत के बीच खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, माधव, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं हमेशा सोचता था कि किसानों की मेहनत का फल मैं ही खा सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि चालाकी से ज्यादा बड़ी चीज ईमानदारी और मेहनत होती है। अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। उनकी जमीन और पैसा उन्हें लौटा दूंगा। सेठ जी, यही सही होगा। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। जब किसान खुशहाल होंगे तभी गांव भी तरक्की करेगा। उस दिन के बाद गांव के सभी किसानों की जिंदगी बदल गई। सेठ ने किसानों की जमीन किसानों को लौटा दी और अब एक न्यायप्रिय व्यक्ति बन गया। किसान पहले से भी अधिक मेहनत करने लगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का पूरा हक मिलने लगा था। माधव की चतुराई और मेहनत ने गांव में न्याय और खुशहाली ला दी। पूरा गांव अब खुश और समृद्ध था।